कल के क्लास में जो है हम लोग पढ़ लिए थे मानव जनन तंत्र के बारे में, MRS यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया है ये हम लोगों ने देखा था। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने चलेंगे जो पुरुष जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, ये कैसे काम करता है। ठीक है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शुक्राणु उत्पन्न करना और हार्मोन उत्पन्न करना, नर लिंग हार्मोन उत्पन्न करना, ये इनका काम होता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कैसे कर लेता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है देखेंगे वृषण की संरचना को। वृषण की संरचना कैसी होती है, वृषण की संरचना के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो वृषण की संरचना जो है ये अगर हम लोग देखें तो देखा जाए हमारे एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोश में स्थित होंगे। एक जोड़ी वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है। और फिर जो है ये देखें एक जोड़ी वृषण जो है वृषण कोश में स्थित होते हैं। कल हमने बताया था कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए इन्हें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जरूरत होती है। इसलिए जो है वृषण कोश में उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है सबसे पहले 250 के आसपास जो है वृषणीय पिंडक होते हैं। 250 के आसपास जो है इस तरह से छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स को जो है हम लोग कहते हैं वृषणीय पिंडक। वृषणीय पिंडक, ठीक है ना, वृषणीय पिंडक। इनकी संख्या आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल हम लोग इसको कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल की संख्या जो है वो एक वृषण में 250 होती है। एक वृषण में वृषणीय पिंडकों की संख्या 250 होती है। ये छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं। तो दोनों वृषण मिला के इनकी संख्या हो जाएगी 500। दोनों वृषण मिला के जो है इनकी संख्या होती है 500। वृषणीय पिंडकों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। वृषणीय पिंडकों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, है ना, एकदम पतली पतली पाइप के जैसी जो है नलिकाएं होती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड होती हैं। क्वाइल्ड मतलब कुंडलित जो है संरचनाएं होती हैं इनके अंदर। और इन संरचनाओं को कहा जाता है शुक्रजन नलिकाएं। इन संरचनाओं को जो है हम लोग शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। इन संरचनाओं को कहा जाता है शुक्रजन नलिकाएं। और शुक्रजन नलिकाएं जो हैं इनकी संख्या होती है 1 से लेके 3 तक। एक वृषणीय पिंडक में, एक टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल में शुक्रजन नलिकाओं की संख्या 1 से लेके 3 तक हो सकती है। ठीक है ना, 1 से लेके 3 तक हो सकती है वृषणीय शुक्रजन नलिकाओं की संख्या। इनको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल हम लोग बोलते हैं इनको। सेमिनिफेरस ट्यूबुल की संख्या जो है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल की संख्या वो 1 से लेके 3 तक हो सकती है एक वृषणीय पिंडक में, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का वृषण की संरचना। इसके बाद देखते हैं अगर हम लोग जो है एक शुक्रजन नलिका का अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो एक शुक्रजन नलिका के अनुप्रस्थ काट में जो है कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं उसको हम लोगों को देखना है। तो एक शुक्रजन नलिका की अनुप्रस्थ काट अगर हम लोग बनाएं, यहाँ देखते हैं हम लोग एक शुक्रजन नलिका की अनुप्रस्थ काट अगर हम लोग बनाते हैं तो अनुप्रस्थ काट में जो है हम लोगों को किनारे किनारे एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिल जाएंगी। किनारे किनारे जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिल जाएंगी। इनको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं इनको, जर्मिनल एपिथेलियम। ये कोशिकाएं होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम, या फिर जो है इनको हम लोग शुक्रजन कोशिकाएं कहेंगे। इनसे विभाजित होती है, इनसे विभाजित होकर शुक्रजन कोशिकाएं बनती है। इनको जर्म सेल्स भी बोला जाता है, जर्म सेल्स इनको कहा जाता है। जर्मिनल उपकला, ठीक है, जर्मिनल उपकला जो है कोशिकाएं ये किनारे किनारे पे मिलती है, जबकि बीच में हम लोगों को एक अलग ही प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। बीच में हमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। यानी इसमें एक जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं और ये बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह में एक कोशिका देखने को मिलती है जिनको कहा जाता है सर्टोली कोशिकाएं।
सर्टोली कोशिकाएं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए सर्टोली कोशिका जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों हम लोग सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है इसका आंसर बताएंगे शुक्रजन नलिकाओं में। शुक्रजन नलिकाओं में सर्टोली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग सर्टोली कोशिकाओं का जो कार्य बताते हैं, कार्य हम लोग बताएंगे जितने विकसित हो रहे शुक्राणु होते हैं, विकसित शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती हैं। विकसित शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती हैं सर्टोली कोशिकाएं। विकसित शुक्राणुओं को पोषण देना ये इनका काम हो गया, ठीक है ना। विकसित शुक्राणुओं को पोषण देना ये सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है। इनका काम जो है हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में जो है ये पूछा जाएगा कि बताइए सर्टोली कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं। आराम से आना है। तो सर्टोली कोशिकाओं के जो है हम लोग कार्य बताएंगे विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, है ना। इसके बाद जो है देखें हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म सेल्स जिनको कहा जाता है, ठीक है ना, जर्म कोशिकाएं। तो ये जो जर्म कोशिकाएं होती हैं इनका कार्य होता है पहले तो माइटोसिस करना। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन करना, और समसूत्री विभाजन के द्वारा उत्पन्न करना, समसूत्री विभाजन करके ये शुक्रजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। शुक्रजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। ये जो कोशिकाएं हम लोग देख रहे हैं जर्म कोशिका जो किनारे किनारे पे होती है, ये शुक्रजन नलिका जो है एक पाइप की तरह होता है, एक पाइप की तरह होता है। इसको बीच से अगर हम लोग काटें तो फ्रंट फेस अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है हम लोगों को दिखाई देगा। तो इसमें किनारे किनारे जो कोशिकाएं होती हैं उनको जर्म कोशिका कहते हैं। जर्म कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्रजन कोशिकाएं बनाती हैं, और ये शुक्रजन कोशिकाएं अब फिर से समसूत्री विभाजन करेंगी और समसूत्री विभाजन करके प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाती हैं। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। तो अभी अगले टॉपिक में जो है हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे शुक्राणु जनन होता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होती है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार फिर से जो है देखें हम लोग ये शुक्राणुओं का निर्माण होता कैसे है। तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हम लोग याद रखें एक चीज़ कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल हो गया, शुक्रजन नलिकाएं हों गई जिनके अनुप्रस्थ काट में हम लोगों ने देखा दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक जर्म कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का तो काम है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, लेकिन ये जो जर्मिनल कोशिका है, जर्मिनल एपिथेलियम है, ये शुक्राणु जनन में यही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। हर जगह पे हम लोग जो कोशिकाएं बन रही हैं उनकी प्लॉइडी, ठीक है ना, उनकी सूत्रगुणिता और उनमें कौन सा विभाजन हो रहा है इस बात को याद रखेंगे, कौन सा विभाजन हो रहा है। जैसे शुक्रजन कोशिकाएं जो होती हैं ये द्विगुणित होती हैं, वहीं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका जो है ये भी द्विगुणित होती है। और ये जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल्स पूछा जाए तो जर्म सेल्स भी द्विगुणित होता है। लेकिन देखें असली जो है एक्टिविटी यहाँ से शुरू होता है जब एक प्राथमिक कोशिका जो है ये विभाजित होती है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं जो होती हैं, प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा यहाँ पे। अर्धसूत्री विभाजन 2 बार में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जो है 1 होगा यहाँ पे, और मियोसिस 1 के रिजल्ट पे जो कोशिकाएं बनती हैं वो अगुणित कोशिकाएं हो जाती हैं, ये अगुणित कोशिकाएं हो जाती हैं। अर्धसूत्री 1 के रिजल्ट पे ध्यान रखें हम लोग, अर्धसूत्री विभाजन पहली बार जो होता है इसी में शुक्राणु ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी सूत्रगुणिता बदल जाती है। ये जो सूत्रगुणिता है द्विगुणित, ये द्विगुणित से अगुणित हो जाती हैं। इसके बाद पुनः एक बार और जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक बार और अर्धसूत्री विभाजन लेकिन इस बार के अर्धसूत्री विभाजन में इसको हम लोग अर्धसूत्री 2 कहते हैं, अर्धसूत्री 2, ठीक है ना। ये दूसरी बार वाला अर्धसूत्री विभाजन है। तो इसमें इसके फलस्वरूप जो है 4 कोशिकाएं बनती हैं,
4 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन चारों की चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। चारों की चारों कोशिकाएं जो है वो कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। ठीक है, चारों की चारों कोशिकाएं जो है अगुणित बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन 2 के रिजल्ट पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ से जर्म सेल्स से लेके और प्राथमिक शुक्रजन कोशिका तक जो विभाजन चला है वो सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। लेकिन प्राथमिक शुक्रजन कोशिका जो होती है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका जो है ये विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन पहली बार जो होगा उसी में इसकी सूत्र गुणिता बदल जाती है, इसकी प्लॉइडी चेंज हो जाती है। प्लॉइडी जो है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है, अर्थात द्विगुणित से अगुणित हो जाती है। तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन 1। अर्धसूत्री विभाजन 1 के फलस्वरूप जो दोनों कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं का नाम होता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ये द्वितीयक शुक्रजन कोशिका होती हैं और द्वितीयक शुक्रजन कोशिकाएं जो है ये भी अगुणित होती हैं। इनको याद रखें हम लोग, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीयक शुक्रजन कोशिकाएं कैसी होती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, इसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, दोनों अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के बाद जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, इनका नाम है शुक्र प्रसू या शुक्राणु प्रसू हम लोग इनको कहते हैं, शुक्र प्रसू हम लोग कहते हैं इनको, इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। स्पर्मेटिड्स जो है इन कोशिकाओं का नाम हम लोग देते हैं। तो स्पर्मेटिड्स की कोशिकाएं जो है वो अगुणित होती हैं। और याद रखें ये शुक्राणु नहीं है, अभी इनका मैचुरेशन बाकी है, अभी इनका परिपक्वन बाकी है। तो परिपक्वन के बाद जो है ये एक पूर्ण रूप से शुक्राणु बनेंगे। अभी ये शुक्र प्रसू है, ऐसा सुनने में लग रहा है कि ये किड्स हैं, वैसे ही हैं। स्पर्मेटिड्स इनका नाम रखा गया है क्योंकि ये शुक्राणुओं से पहले वाली संरचना है। शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो 3 चरण में होता है। एक वृद्धि प्रवस्था होती है, इस प्रवस्था को हम लोग वृद्धि प्रवस्था कहते हैं, ठीक है ना, या गुणन प्रवस्था हम लोग कहेंगे। गुणन प्रवस्था के बाद जो है ये विभाजन प्रवस्था चलती है और उसके बाद परिपक्वन अवस्था चलती है। परिपक्वन अवस्था जो है वो हम लोग देखेंगे। तो परिपक्वन अवस्था शुक्राणु प्रसू में ही होता है। शुक्राणु प्रसू जो होते हैं ये अपने आप को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है ना, विभेदीकरण करके एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक परिपक्व शुक्राणु जो है उसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, एक शुक्राणु की जो संरचना होती है ये इस प्रकार से होती है। एक परिपक्व शुक्राणु जो है ये इस प्रकार से होता है। इसके अंदर जो है हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं यहाँ। ये जो है इसका केंद्रक होता है और केंद्रक में इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये जो हो गया इसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम, है ना। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो एक एक करके आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो शुक्राणु की जो संरचना होती है इसे हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। इसे 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है सिर यानी हेड, दूसरा भाग जो होता है वो होता है ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, नेक, ठीक है, और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है पूंछ, पूंछ यानी टेल। तो हेड हो गया, नेक हो गया और टेल हो गया। ये 3 रीजन होते हैं, 3 डिफरेंट रीजन होते हैं स्पर्म के, एक मैच्योर स्पर्म के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना जो है वो इसी प्रकार से होती है। तो परिपक्व शुक्राणु के सिर में देखें, ये जो सबसे आगे वाला भाग है, सबसे आगे वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम, इसको कहा जाता है एक्रोसोम, और इसका एक और नाम है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं अग्रपिंडक, अग्रपिंडक कहा जाता है, ठीक है ना।
अग्रपिंडक इसको कहा जाएगा। तो एक्रोसोम या अग्रपिंडक जो होता है इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर जो है एंजाइम पाए जाते हैं, हम लोग बताते हैं उनको हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम हम लोग बताते हैं। तो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो है ये इसके अंदर होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण कोशिका के किस भाग से होता है। जो अभी हम लोगों ने देखा था स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड यानी शुक्र प्रसु, तो शुक्र प्रसु के किस भाग से जो है शुक्राणु का अग्रपिंडक बनता है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे गोल्जी काय, ठीक है ना। इसका निर्माण जो है प्यारे बच्चों कोशिका के गोल्जी काय से होता है। गोल्जी बॉडी जो होता है यही बनाएगा हम लोगों का एक्रोसोम। शुक्राणु का एक्रोसोम बनाने के लिए, अग्रपिंडक बनाने के लिए कोशिका का गोल्जी बॉडी जो होता है वही रूपांतरित होता है। एक्रोसोम रूपांतरित होता है अग्रपिंडक में। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में जो है इसके अंदर कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया, जोनालाइसिन हो गया, हाइलुरोनिडेज हो गया, ठीक है ना। ये 3 एंजाइम्स जो है इसमें होते हैं जो अंडाणु को भेदने का काम करते हैं। अंडाणु की जो विभिन्न परतें होती हैं, अंडाणु की जो अलग अलग परतें होती हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अंडाणु की विभिन्न परतों को भेदने के लिए यहाँ पे जो भी एंजाइम आवश्यक होते हैं उनकी उपस्थिति होती है एक्रोसोम या अग्रपिंडक में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अग्रपिंडक जो है वो कौन सा काम करता है, शुक्राणु का अग्रपिंडक कौन सा काम करता है। तो हम लोग बताएंगे कि शुक्राणु का अग्रपिंडक जो है ये अंडाणु के विभिन्न परतों को भेदने का काम करता है। अंडाणु के विभिन्न परतों को तोड़ेगा और अपने केंद्रक को अंडाणु के भीतर भेजने का काम करता है। तो यहाँ से ये 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, इसकी संरचना किससे होती है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद चलिए आइए देखते हैं हम लोग, ये हो गया इसका केंद्रक। शुक्राणु का केंद्रक जो है वो इसके सिर में पाया जाता है और केंद्रक के भीतर ही आनुवांशिक पदार्थ छुपे रहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ अर्थात गुणसूत्रीय पदार्थ, क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्रोमोसोमल मटेरियल में इसके 23 क्रोमोसोम होते हैं। याद रखें हम लोग 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र। शुक्राणु का जो केंद्रक हो गया, शुक्राणु के केंद्रक में 23 गुणसूत्र होते हैं। आधे 23 जो है वो अंडाणु से आते हैं और आधे 23 जो है वो शुक्राणु से आते हैं। तो ये हो गया इसके सिर की संरचना। तो सिर में हम लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी है, एक एक्रोसोम और एक केंद्रक। केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। इसके बाद चलिए आते हैं हम लोग ग्रीवा में। गर्दन में इसके जो संरचना पाई जाती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम लोग जानते हैं किसी भी कोशिका में ऊर्जा का जो है पावर हाउस, ठीक है ना। कोशिका का पावर हाउस जो है वो हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ही। जैसा हम लोगों को क्लास 9th में, क्लास 11th में पढ़ाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से, ठीक है ना। कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग कहते हैं इसको। तो ये जो है शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए, चूँकि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि जो मानव के युग्मक होते हैं अंडाणु और शुक्राणु, तो अंडाणु जो है वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब हो गया कि ये चलनशील नहीं होता है, अचलनशील होता है। लेकिन शुक्राणु जो होते हैं ये चलनशील होते हैं। शुक्राणु जो है चलनशील होते हैं और चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। शुक्राणुओं को जितनी भी आवश्यक ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसका निर्माण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, शुक्राणु जो है ये गति प्रदान करने के लिए, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण करना किसके लिए? तो शुक्राणुओं की गति के लिए, शुक्राणुओं की गति के लिए, शुक्राणुओं की गति के लिए ऊर्जा का निर्माण करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है।
माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा का निर्माण करना। इसके बाद चलिए आते हैं हम लोग इसके पूंछ में। तो पूंछ में जो है ना पतली पतली नलिकाएं, ये इसके लेंथ के अलोंग चलती हैं। जो भी इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई के अनुदिश जो है पतली पतली नलिकाएं चलती हैं, जिन्हें हम लोग सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। इन्हें सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को हम लोग जो है एक्सोनीम बोलते हैं, एक्सोनीम। और एक्सोनीम का अगर अनुप्रस्थ काट देखा जाए तो एक्सोनीम के अनुप्रस्थ काट में ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या जो है वो 9+2 के संरचना में होती है। 9+2 के संरचना में होती है एक्सोनीम की, ये शुक्रजन नलिकाओं की, शुक्रजन नलिकाएं नहीं, यहाँ पे हो गया हम लोगों का सूक्ष्म नलिकाएं। तो इन सूक्ष्म नलिकाओं की जो सजावट होती है, हम लोग इसका अनुप्रस्थ काट एक बार देख लेते हैं। अनुप्रस्थ काट में जो है हम लोगों को 9 मिलेंगी किनारे पे, 9 जो है सूक्ष्म नलिकाएं किनारे पे मिलेंगी, ठीक है। 9 सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो किनारे पे मिलेंगी और 2 सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो हम लोगों को बीच में मिलेंगी। इसलिए इसको हम लोग जो है 9+2 के अरेंजमेंट का कहते हैं। अर्थात इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या, शुक्राणु के पूंछ में सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या 9+2 के अरेंजमेंट की होती है। तो ये थी एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना और ये हो गया हम लोगों का नर जनन भाग, ठीक है ना। आइए एक बार और हम लोग देखते हैं कि ये जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, शुक्रजन नलिकाओं के बीच में एक और प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक और विशिष्ट कोशिका होती है, ठीक है ना। शुक्रजन नलिकाओं के बीच में यहाँ पे कुछ खाली जगह होता है और खाली जगह में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस खाली जगह में विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अंतराली कोशिका। क्योंकि ये अंतराल में पाई जा रही हैं, खाली जगह में पाई जा रही हैं, तो इनको हम लोग जो है अंतराली कोशिका कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है इनको, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल कह लें या फिर जो है इनको हम लोग लीडिंग कोशिका कहते हैं, लीडिंग कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज़ तो हमने पूरा किया कि भाई शुक्राणु वृषण जो है, वृषण का काम है नर युग्मकों को बनाना, शुक्राणुओं को बनाना। तो शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, शुक्राणु कैसे बनता है वृषण के अंदर, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। लेकिन अब जानते हैं कि हार्मोन जो बनता है वृषण के अंदर, जो हार्मोन बनता है वो कैसे बनता है। तो वृषण के अंदर हार्मोन बनाने का काम लीडिंग कोशिकाएं करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं ही नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का निर्माण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हो गया। इन दोनों का निर्माण जो है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, इन दोनों हार्मोनों का निर्माण जो है वो लीडिंग कोशिकाएं करती हैं। और क्वेश्चन पूछा जाए लीडिंग कोशिकाएं कहाँ होती है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है बिहार बोर्ड में, इस पे आप ध्यान देंगे। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो लीडिंग कोशिकाओं का जो स्थान है वो है इन शुक्रजन नलिकाओं के बीच में जो खाली जगह। चूँकि हमने बताया कि एक वृषणीय पिंडक में, एक बार फिर से इस संरचना को बड़ा करके हम लोग देखें, इस एक वृषणीय पिंडक की संरचना को हम लोग देख रहे हैं। एक वृषणीय पिंडक के अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती हैं और ये 1 से 3 की संख्या में होती हैं, 1 से 3 की संख्या में होती हैं। इस तरह से हाईली क्वाइल्ड होती हैं ये, ठीक है ना। 1 से 3 की संख्या में ये हो सकती हैं शुक्रजन नलिकाएं। तो शुक्रजन नलिकाओं के बाद, शुक्रजन नलिकाओं के बाद ये जो हमारा वृषणीय पिंडक हो गया, तो वृषणीय पिंडकों में शुक्रजन नलिकाओं के बाद जो है ना कुछ खाली जगह बच जाता है और उस खाली जगह में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस खाली जगह में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, बस इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग अंतराली कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। अंतराल में पाई जाती हैं ये। अंतराल का मतलब हो गया खाली स्थान, रिक्त स्थान, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस। तो इस खाली जगह में जो है जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। तो ये लीडिंग कोशिकाएं जो है यही नर लिंग हार्मोन का निर्माण करती हैं। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही नर लिंग हार्मोन का निर्माण होता है। तो आज हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन काम होता है वो देखा हम लोगों ने, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें इसको
वृषण की जो संरचना होती है वो हमने कल पढ़ा था कि ये उदर गुहा के बाहर और किस में, वृषण कोश में स्थित होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर, वृषण के ऊपर जो है 3 लेयर होती है। उन तीनों लेयर का नाम हमने क्लास में बताया था। खैर वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन याद रखें इस पे 3 परतें होती हैं, वृषण पे 3 परतें होती है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखें वृषण के अंदर जो है ना करीब करीब 250 जो है वृषणीय पिंडक होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, और इन छोटे छोटे चैम्बर को हम लोग वृषणीय पिंडक कहते हैं। तो एक वृषण के अंदर इनकी संख्या 250 होती है। एक वृषण के अंदर इनकी संख्या कितनी होगी? 250 होगी। और फिर इसके बाद जो है एक वृषणीय पिंडक को अगर देखा जाए तो एक वृषणीय पिंडक की संरचना जो है यहाँ पे हमने बनाई हुई है अलग से। वृषणीय पिंडक हो गया ये, वृषणीय पिंडक, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल, वृषणीय पिंडक, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल हम लोग इसको बोलते हैं। तो टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर जो है पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये पतली पतली नलिकाएं अति कुंडलित होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होती हैं। हाईली क्वाइल्ड जो ये नलिकाएं हैं, इनकी संख्या एक पिंडक में, एक वृषणीय पिंडक में, एक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल में 1 से लेके 3 तक हो सकती है। 1 से लेके 3 तक जो है वृषणीय पिंडकों की संख्या हो सकती है। इन वृषणीय शुक्रजन नलिकाओं की संख्या हो सकती है। इन शुक्रजन नलिकाओं के आजू बाजू जो है खाली स्थान जो पाए जाते हैं, इनके अंदर नहीं, शुक्रजन नलिकाओं के अंदर नहीं, इनके बाहर जो खाली स्थान पाया जाता है वृषणीय पिंडक में, उन खाली स्थानों में कुछ कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं को हम लोग कह देते हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं जो है ये नरलिंग हार्मोन का स्राव करती हैं। नरलिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन पुंजन जिसको कहा जाता है। तो ये दोनों हार्मोन जो है इनके द्वारा बनाए जाते हैं, अंतराली कोशिकाओं द्वारा। अगर हम लोग एक जो है शुक्रजन नलिकाओं को देखें तो एक शुक्रजन नलिकाओं की अनुप्रस्थ काट मैंने यहाँ बनाई रखी है। एक शुक्रजन नलिका में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक जर्मिनल एपिथेलियम हो गया जिसमें जर्म कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, और एक जो है दूसरा हम लोगों को सेंटर में यानी परिधीय क्षेत्र से अंदर की ओर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाओं का काम है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देना। इनका काम हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ें हम लोगों को याद होनी चाहिए। सर्टोली कोशिकाओं का काम है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, और सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजन नलिकाओं के अंदर होती हैं, जबकि अंतराली कोशिकाएं शुक्रजन नलिकाओं से बाहर होती हैं। इन चीज़ों को याद रखेंगे हम लोग। जर्मिनल एपिथेलियम की बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम में जो जर्म कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं विभाजित होकर शुक्रजन कोशिका बनाती हैं जो कि द्विगुणित होती है, और शुक्रजन कोशिकाएं जो है विभाजित होकर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाती है जो कि द्विगुणित होती है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं विभाजन करती हैं, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। अर्धसूत्री फर्स्ट के रिजल्ट पे 2 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, और फिर उसके बाद जो है इन दोनों अगुणित कोशिकाओं में, जिन्हें द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इनमें अर्धसूत्री 2 होता है। अर्धसूत्री 2 के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, चारों की चारों अगुणित होती है, और इन अगुणित कोशिकाओं को शुक्र प्रसू कहा जाता है। तो ये जो शुक्र प्रसू हो गए स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्म से पहले वाली संरचना है। अब इसके बाद जो है वो शुक्र जनन की क्रिया होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में, शुक्राणु जनन में, ये जो कोशिकाएं हम लोग शुक्र प्रसू देख रहे थे, शुक्र प्रसू परिपक्व होकर ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं, और ऐसी संरचना, इसको जो है हम लोग शुक्राणु कहते हैं। एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना कैसी होती है ये आप याद कर लेंगे। इसका फिगर भी बनाने के लिए आता है। फिगर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसके 3 भाग बनाने हम लोगों को, सिर हो गया, ग्रीवा हो गया और पूंछ हो गया। सिर में 2 चीज़ें बनानी है, एक एक्रोसोम बनाना है या अग्रपिंडक जिसको कहेंगे, एक हम लोगों को केंद्रक बनाना है। तो एक्रोसोम के अंदर जो है, एक्रोसोम या अग्रपिंडक के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं। हाइलुरोनिडेज हो गया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया और जोनालाइसिन हो गया। ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि गोल्जी काय से बने होते हैं। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी काय से होता है, ठीक है। इसके बाद केंद्रक में इसके 23 गुणसूत्र होते हैं। इसका काम जो है, एक्रोसोम का काम है
अंडाणु के ऊपर जो परतें होती हैं उनको भेदना, उनको तोड़ना, उनको पेनिट्रेट करना। प्लस ग्रीवा में देखें हम लोग, गर्दन में, शुक्राणु के गर्दन में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणुओं की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और लास्ट में जो है शुक्राणुओं का पूंछ हो गया, तो पूंछ में जो है हम लोगों को सूक्ष्म नलिकाएं मिलेंगी, 9+2 के अरेंजमेंट में मिलेंगी। और शुक्राणुओं के पूंछ का कार्य है गति करना, शुक्राणुओं को गति करवाना, ठीक है ना। शुक्राणुओं में जो गति आती है वो किसके चलते आती है, इसके पूंछ के चलते ही आती है।